सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं आज से आप लोगों को क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाऊंगा। इसमें पहला यूनिट है रियल नंबर्स। बट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो जाए। देखो, आपका टारगेट तो डेफिनेट सी बात है 90 प्लस होना ही चाहिए आउट ऑफ 100। बट ये कैसे होगा? यदि आप इस सोच के साथ पढ़ोगे कि मेरा काफ़ी सिलेबस बाकी है, कैसे होगा नहीं होगा, इस माइंडसेट के साथ पढ़ोगे तो सॉरी टू से यू नेवर अचीव दिस। आपको किस माइंडसेट के साथ पढ़ना है मैं बताता हूँ। क्या सोचना है? जब आप पढ़ने बैठो तो ये सोचो कि आप अपने बड़े भैया के पास डॉट पूछने जा रहे हो कि भैया मुझे यूनिट वन पूरा पढ़ा दो, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे यूनिट वन का बेसिक से सब कुछ पढ़ा दो ताकि मैं एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए मैं वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, इस माइंडसेट के साथ आप मेरे पास आ रहे हो। इमेजिन करो मैं आपके पास, मैं आपको सामने में आपको डॉट बता रहा हूँ, आपको जो प्रॉब्लम है यूनिट वन आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही इस माइंडसेट के साथ पढ़ने जब बैठो, ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रेस लेके क्या पढ़ के कैसे पढ़ना है बता रहा हूँ। जब आप बैठो ना तो ये सोचो कि जब आपका मार्क आ गया है, जब आपका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया और आपके मैथमेटिक्स में ये स्कोर झलके, तो आप किस तरह से आप खुशी फील कर रहे हो, उस टाइप को, उस चीज़ को फील करो। उस चीज़ को फील करने के साथ जो भी स्टार्ट करोगे ना पढ़ाई करना, तो अंदर से अपने आप आपको वो मोटिवेशन मिल जाएगा। तो एज अ बिग ब्रदर मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि खुशी होके पढ़ो, ना कि स्ट्रेस लेके पढ़ो। स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो सॉरी टू से ये नहीं अचीव हो पाएगा, रियलिटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत दिन है हम लोग के पास। स्टार्ट करते हैं यूनिट वन। ठीक है, तो देखो हमारे यूनिट वन में बहुत सिलेबस हट गया है, जैसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हटा दिया गया है, और शायद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड भी हटा दिया गया है। बहुत सिंपल सा, बस दो एक्सरसाइज आपके यूनिट वन में बचा हुआ है, 1.1 एंड 1.2। ठीक है, उसमें क्या सब पढ़ना है आपको? नंबर्स के बारे में पढ़ना है, बहुत सारा नंबर्स है, काफ़ी जिसको नहीं आता है, मैं तो डेफिनेट सी बात है मैं सब बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, एचसीएफ निकालना भी सिखाऊंगा, फिर प्रॉब्लम्स इसके ऊपर बहुत सारा कराऊंगा, और आगे आने वाले वीडियो में भी मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा। और अंत में एक सेक्शन आता है जो आप लोग जानते ही होंगे, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आप पूरे यूनिट्स का सब कुछ सीख जाओगे, और साथ में कुछ मैं पीवाईक्यू भी कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा। और मैं आपको सिर्फ कराऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सोचना है, किस तरह से क्वेश्चन देखने के बाद किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि कुछ लोग रट के चले जाओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको रटना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। आप जब क्वेश्चन देखो तो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट वन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर वन, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स होता क्या है? तो देखो, रियल नंबर्स दो नंबर से मिलकर बना हुआ है। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स जो है दो नंबर के कॉम्बिनेशन से बना है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर इज अ नंबर which can be represented in the form of p and q। ठीक है, where p and q both are integers। ठीक है, ये both are integers and q not equal to 0। यदि मान के चलो, यदि मैं 2 अपॉन में 0 लिख दूं, तो ये कभी आपने देखा है 2 अपॉन में 0 कभी आंसर आया है? यदि 2 अपॉन में 0 कोई 0 बोल रहा है तो वो गलत है। 2 अपॉन में 0 इक्वल टू नॉट 0, 2 अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। सो for rational numbers can be represented in the form of p upon में q, where p and q are integers and q not equal to 0। तो irrational क्या होगा? इसका ठीक उल्टा, मतलब कि अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है p अपॉन में q में, where p and q are integers and q not equal to 0, वो रेशनल हो गया। बाद बाकी नंबर क्या हो गया? इरेशनल हो गया। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर भी
डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में। एक हो गया इंटीजर में और एक हो गया नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। अब देखो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इज ऑल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड निगेटिव नंबर। मतलब कि जितना भी पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, जीरो, सब मिला के इंटीजर है। यदि मैं नंबर लाइन पे आपको दिखाऊं तो ये जीरो हुआ, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सारे नंबर जो है जो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारा कहलाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो इंटीजर भी अब देखो इंटीजर भी दो तरीके का कहलाता है, एक जो निगेटिव नंबर है, ठीक है, और एक होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं, तो होल नंबर उसको कहते हैं जीरो से लेके अप टू इन्फिनिटी। ये जो नंबर है ये हमारा कहलाता है होल नंबर। ये सब टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। होल नंबर किसको कहते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ये आप लोग सोच रहे हो कि इतना इजी क्यों पढ़ा रहा है, अभी आएंगे आपके मतलब कि जो आपका सिलेबस है उस पर भी आएंगे, बट ये सब टर्म जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो होल नंबर इसको कहते हैं। अब देखो होल नंबर को ही हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जीरो और एक 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी। तो ये जो हमारा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर क्या सब है, होल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक मतलब कि ऑल काउंटिंग नंबर, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर्स, और ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो आर होल नंबर्स। ये समझ में आ गया, काफी इजी है ये। अब बात करते हैं कुछ रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं कुछ रैशनल नंबर के बारे में। ये बताओ, आपने तो अभी पढ़ा रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p एंड q, ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो दोनों इंटीजर हो। बट ये बताओ क्या, यदि मैं ये बोलूं क्या ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो याद रखना ये नंबर, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल टू क्या है 9.9999। तो देखो ये टर्म क्या है, ये रिपीटिंग नंबर है, ये 9 लगातार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो जो नंबर बार लगातार रिपीट कर रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये याद रखना, रैशनल नंबर्स आर रिपीटिंग नंबर। मतलब ये रिपीटिंग है ना, अप टू इन्फिनिटी तक रिपीट कर रहा है, सेम नंबर को रिपीट करे जा रहा है, रिपीट करे जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। ये ऐसे ही बता दिया मैंने, नहीं तो कितना लोग 9.9 के ऊपर में जो बार लगा देता है उसको इरेशनल बोल देता है। ये टर्म है हमारा रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखो कुछ और नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये जैसे को प्राइम हो गया, ट्विन प्राइम हो गया, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये सब नंबर के बारे में हम लोग भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग देखते हैं इवन नंबर किसको कहते हैं। तो इवन नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, यदि मैं बोलूं 42, क्या 42 इवन नंबर है,
तो देख लो, यदि 42 इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज इवन नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट इवन नंबर। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल टू कितना आता है, 21 आता है। तो यानी 42 हमारा क्या है, इवन नंबर है। अब बात करते हैं ऑड नंबर, तो इसका उल्टा है, जो नॉट डिविजिबल बाय 2 हो। फॉर एन एग्जांपल, यदि मैं बोलूं 21, क्या ये 21 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल 21 नहीं है। तो यदि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। अब एक और टर्म देखो, ये टर्म है कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, मतलब लगातार नंबर जो है उसको क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। जैसे देखो एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये नंबर लगातार आ रहा है ना, तो लगातार आ रहा है इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव नंबर। जैसे देखो 50 51 52, क्या ये कंजिक्यूटिव नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये नंबर लगातार आ रहा है। ठीक है, तो जो नंबर लगातार है उसे क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। आप लोग बोल रहे हो इतना इजी इजी क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि ये सब ऐसा टर्म है जो कितने को नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से आगे जाके डिफिकल्ट होता है। जैसे देखो, अभी मैं प्राइम पढ़ाऊंगा, फिर ट्विन प्राइम पढ़ाऊंगा, फिर को प्राइम पढ़ाऊंगा, तो कितना को पता नहीं होगा को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो आज की क्लास में सब समझ में आ जाएगा। जैसे देखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, अ नंबर having only two factor, one and itself। अब देखो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्राइम नंबर क्या है, अ नंबर जिसके पास हैविंग ओनली टू फैक्टर, केवल दो फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ। अब देखो फैक्टर टर्म में कहा गया, व्हाट इज फैक्टर टर्म, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो। जैसे देखो 14 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 7 लिख सकते हैं, 14 को। अब देखो 14 का जो है हम लोग बोल सकते हैं 2 एंड 7 आर द फैक्टर ऑफ 14। क्या लिख सकते हैं, 2 एंड 7 आर फैक्टर ऑफ किसका, 14 का। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है ऐसा नंबर जिसके पास केवल दो फैक्टर हो। तो आप लोग बोलोगे 14 के पास भी दो फैक्टर है तो ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, 1 होना चाहिए और इटसेल्फ, मतलब केवल 1 होना चाहिए और वो नंबर खुद होना चाहिए। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ पे इंटू 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसके पास बस दो फैक्टर हो, कौन कौन सा, 1 और इटसेल्फ, मतलब वो खुद हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल देखो 2, तो क्या 2 प्राइम नंबर है, तो चेक करते हैं 2 का फैक्टर कैसे लिखेंगे, 1 इंटू में 2 लिखेंगे। तो इसका फैक्टर क्या क्या है, 1 है और ये नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 इज अ प्राइम नंबर। इसके साथ एक चीज और याद रखो कि 2 इज अ स्मॉलेस्ट, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, कि 2 जो है सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। कोई आपसे पूछ दे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है तो क्या बोलोगे, 2। अब देखो बताओ 3 प्राइम नंबर है, तो लेट सी 3 का फैक्टर कौन कौन सा है, 1 है और 3 है। तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और उसका नंबर खुद हो, इटसेल्फ हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। तो 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर क्या क्या है, 1 है और वो खुद है। तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और वो नंबर खुद हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब एक और टर्म पढ़ते हैं हम लोग, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किसको कहते हैं, अब लेट्स सी एन एग्जांपल ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, तो ट्विन प्राइम इज अ नंबर is a combination of two numbers, मतलब pair of numbers, pair of prime numbers which are differed by 2। मतलब ऐसा दो प्राइम नंबर होना चाहिए कॉम्बिनेशन में जो जिसका डिफरेंस कितना आए, 2 आए, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। नाम से ही थोड़ा लग रहा है ट्विन है, मतलब क्या है, डिफर बाय 2। ऐसा प्राइम नंबर, ऐसा पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर डिफर्ड बाय 2 आर
नॉन एज ट्विन प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल इसका बताओ, आप ही लोग बताओ क्या हो सकता है। देखो 3 and 5 आर प्राइम नंबर्स, राइट, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज 2। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो ये ट्विन प्राइम कहलाएगा। जैसे और एग्जांपल देखो 17 और 19, क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। और क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2, और ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम कहलाएगा। और एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, जैसे एक और एग्जांपल हो सकता है 29 31, ठीक है, ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। सो अब नया टर्म आता है कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एक चीज और नोट में लिख लेना कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। वाई 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 का फैक्टर जो हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू में 2 इंटू में 2, इट हैज मोर देन 2 factors, a number having more than 2 factors, this is the smallest number having more than 2 factors। ठीक है, तो 4 is the smallest number having more than 2 factors, that's why the smallest composite number is 4। ठीक है, अब एक चीज और देखो, एक क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, एनसीईआरटी में बुक में है, क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन होगा 11 इंटू में 19 इंटू में 15 प्लस 11 इंटू में 14 इंटू में 7, तो पूछेगा जो प्रूव करो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो हाउ डू यू प्रूव दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो देखो इस दोनों में से कॉमन क्या है, 11 कॉमन है, तो 11 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 19 इंटू में 15 प्लस यहाँ क्या आएगा 14 इंटू में 7। ठीक है, अब देखो इस नंबर के पास 11 भी एक फैक्टर है, ठीक है, ये नंबर भी एक फैक्टर है, और 1 भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है, तो 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, तो इस नंबर के पास देखो एक फैक्टर हुआ, 2 फैक्टर हुआ, 3 फैक्टर हुआ, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये अगर मान के चलो एक नंबर या 2 नंबर में पूछ ले तो ऐसे सॉल्व कर लेना है, कॉमन लेना है। देखो दोनों में सेम क्या है, 11 सेम है, 11 हम मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या बचेगा, 19 इंटू में 15, 19 इंटू में 15 प्लस 14 इंटू में 7। तो ठीक है, तो ये 19 इंटू में 15 प्लस 14 इंटू में 7 कोई एक नंबर कहलाएगा, वो नंबर है 11 है और 1 है, दैट्स वाई इसका फैक्टर जो है 2 से ज्यादा है, दैट्स वाई ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नौ एक और टर्म आता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो चलो देखते हैं। को प्राइम नंबर ये ऐसा नंबर है जो हमें धोखा देता है अपने नाम से, ये बोलता है को प्राइम नंबर, तो हम लोग समझते हैं जरूर ये प्राइम नंबर का ही कॉम्बिनेशन है, बट ऐसा नहीं है। ये क्या है, अ पेयर ऑफ नंबर whose HCF is 1। मतलब जरूरी नहीं है कि वो पेयर ऑफ नंबर जो है हमारा प्राइम नंबर ही हो, वो कोई सा भी रैंडम नंबर तो हो सकता है, लेकिन क्या है उसमें उसका HCF हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में 5 and 9, तो ये देखो 5 और 9 क्या हमारा को प्राइम नंबर है, तो लेट्स सी बाय देखते हैं उसका HCF निकाल के। HCF यदि जिसको नहीं आता है निकाला वो भी देखो कैसे निकालते हैं। 5 को पहले 9 डिवाइड करते हैं, तो 5 1 जा 5, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब जो 4 है इसको अगेन ये हमारा डिवाइजर है, तो डिवाइजर से अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड देते हैं, तो 4 1 जा 4, तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 1, फिर इसको डिवाइड देंगे इससे, इसके डिवाइजर से, तो 1 4 जा 4, इस बार रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0। ये हमें तब तक देना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है सो 0 ना आ जाए। अब रिमाइंडर तो 0 आ गया, अब HCF क्या है, HCF ये जो लास्ट डिवाइजर है ना हमारा, यही हमारा क्या है HCF। अब देखो 5 और 9 का जब हम HCF निकालेंगे, 5 और 9 का HCF निकाले तो क्या है HCF 1 आया, और मैंने डेफिनेशन में पढ़ा था पेयर ऑफ नंबर्स whose HCF is 1 is co-prime numbers,
दैट्स वाई 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, बट स्टिल द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। दैट्स वाई मैंने बोला था इस नंबर को ये धोखेबाज नंबर है। जो को प्राइम बोल के सबको लगेगा ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर होना चाहिए, बट स्टिल नहीं, ये है बस अ पेयर ऑफ कोई रैंडम सा नंबर जिसका HCF हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम LCM और HCF के बारे में पढ़ते हैं। देखो LCM निकाल आप लोगों को आता है, LCM इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर LCM। LCM निकाला आता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो 15 एंड 20, इसका ऐसे LCM कैसे होगा। तो देखो पहले हम लोग 15 का फैक्टर निकालते हैं। 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 20 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, यही होगा। तो हमारा 15 का क्या हो गया, 15 का हो गया 3 इंटू में 5, और 20 का क्या हो गया 2 इंटू में 5। अब एक चीज देखो, यदि इस दोनों में कॉमन जो आ जाए उसको हम लोग बस एक बार लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 5 दोनों में है, तो हम बस इसको एक बार देंगे। ठीक है, बस एक बार लेना है इंटू में। अब देखो 3 इसमें है, 3 क्या इसमें है, नहीं है, तो ठीक है 3 लिख देंगे। 2 इसमें है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, तो 2 लिख देंगे। 2 इसमें क्या, 2 इसमें भी है, नहीं है, तो ये 2 लिख देंगे। मतलब यदि कॉमन आए तो हम बस एक बार लेंगे, अदरवाइज जितना है सब ले लेंगे। यहाँ पे ये कॉमन है, जैसे कि मैंने इसको एक बार लिया है, अदरवाइज मैंने सारे नंबर को ले लिया है। अब देखो 5 3 15 दूना 30 दूना 60, मतलब इसका LCM क्या है हमारा 60 है। LCM निकालना सीख गए आप लोग, कैसे निकालते हैं। वैसे आप लोगों ने पहले सीख लिया होगा, बट मैंने फिर भी आप लोगों को बता दिया, क्योंकि कुछ मेरी बहन है जिसको LCM निकालना भी ना आता हो, इसी का मैंने बता दिया। ठीक है, HCF निकालना भी बता दिया था मैंने, कैसे निकालते हैं HCF। अब देखो एक क्वेश्चन आता है जो आप लोगों से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एक फॉर्मूला पे बेस्ड है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू में LCM इंटू में HCF ऑफ दैट नंबर। जैसे देखो, ऐसे आपको क्वेश्चन में मान के चलो दिया रहेगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर whose LCM and HCF are, सपोज कर लो मैंने किसका बताया था LCM, जो भी बताया था, whose LCM and HCF are 60 and 5 respectively। ठीक है, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर whose LCM and HCF are 60 and 50 respectively। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, लिखना है, एक नंबर में ये सवाल आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू में LCM इंटू में HCF हो जाता है। तो हमको LCM दे रखा है कितना है 60, HCF भी दे रखा है कितना है 5, तो 6 5 जा 30, तो ये नंबर क्या है 300 होगा। ठीक है, वो दो नंबर जिसका LCM 60 है और उसका HCF 5 है, वो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा 30 होगा। अब देखो ये तो फॉर्मूला पे हो गया, यदि आपको जानना है कैसे हुआ मैं बताता हूँ कैसे हुआ। अभी मैंने बताया था ना 15 और 20 का, 15 का LCM कैसे निकाले थे 5 3 जा 15, और इसका कैसे निकाले थे 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, तो यानी कि इसका 5 इंटू में 3 था और इसका था 2 इंटू में 5, तो यहाँ से 5 दो 5 एक 5 लिया था मैंने पिछली बार, 2 इंटू में 3 दैट इज इक्वल टू में 60। और इसी का जो है सो HCF जब लेते हैं 15 और 20 का, तो HCF लो तो कैसे लेते हैं, अभी मैंने बताया था छोटे नंबर को इधर बड़े नंबर को इधर डिवाइड करना है। 15 1 जा 15, तो रिमाइंडर कितना बचा 5, इसको अगेन 15 से करेगा तो 5 3 जा 15, तो रिमाइंडर कितना बच गया 0, तो रुक जाना है। तो HCF हमारा क्या होगा, जो हमारा लास्ट में डिवाइजर बचा था वही हमारा इसका HCF होगा। तो HCF क्या होगा हमारा 5, तो HCF हमारा 5 है। ठीक है, और LCM हमारा क्या है 60 है, जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, और पूछ रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो हमें आया 300। और इधर भी यदि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 20 को, तो
हमारा वही आएगा 300। तो फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला समझना कोई, फॉर्मूला याद करना भी कोई बुरी बात नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या वो फॉर्मूला सही में इम्प्लीमेंट भी होता है कि नहीं होता है। अब बुक में लिखा है इसका मतलब ये नहीं ना कि सही हो, क्या पता गलत भी हो सकता है, वैसे सही रहता है। मैं आपसे एक बहुत अच्छा सा सवाल पूछता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया भी हुआ था, बट उस क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। यदि वो आप समझ गए तो क्वेश्चन भी आपको आसानी से हो जाएगा। ये बताओ, जो आप लोग 3 भाई बहन हो, ठीक है, मान के चलो राम, श्याम और सीता। अच्छा सीता नहीं देते, कुछ दूसरा नाम देते हैं, राम, श्याम और शीतल दे देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों भाई बहन है, ठीक है। अब देखो राम के पास जो है सो 2 टॉफी है, श्याम के पास 4 टॉफी है और शीतल के पास 8 टॉफी है, ठीक है। अब इसके पेरेंट्स ने, मतलब राम, श्याम और शीतल जो भाई बहन है, इसके पेरेंट्स ने बोला कि तुम लोग को ऐसे सजाना है, ऐसे कैटेगरी में सजाना है टॉफियों को कि एक रो में, मतलब कि एक रो जो हो ऐसे इतने रो में सजाना है ताकि हर रो में नंबर ऑफ टॉफी की क्या हो, बराबर हो। समझ में आया क्वेश्चन। इसके पिताजी ने इस तीनों से कहा कि तुम लोग को टॉफी को ऐसे सजाना है ताकि हर रो में बराबर टॉफियां रखा हो, ठीक है। तो देखो इसके पास 2 टॉफियां थी, इसके पास 4 टॉफियां थी, इसके पास 8 टॉफियां थी। तुम ही सोचो एक कटोरी में या एक रो में कितना टॉफी रखा जाए ताकि नंबर ऑफ क्या बोलते हैं टॉफी जो है सो बराबर हो जाए। तो जो होशियार होगा तो वो समझ जाएगा, देखो इसके पास भी 2 टॉफी, इसके पास 4 टॉफी है तो 2-2 करके रख सकता है, इसके पास 8 टॉफी है तो ये 2-2 करके 4 जगह रख सकता है। तो यानी कि इसका जो है राम का 2 टॉफी यहाँ रह गया, श्याम का 2 टॉफी, 2 यहाँ 2 यहाँ, और शीतल का 8 टॉफी था तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, ऐसे करके रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के बेसिस पे एक क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आया है, उसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ पॉज करके वीडियो। देखिए पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था, इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर टीचेस केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers seated and all of them are of the same subject. अभी जो मैंने आपको बताया था राम, श्याम, शीतल की कहानी, उसमें क्या था, उसमें ये था कि राम के पास 2 टॉफी थी, ठीक है, और श्याम के पास 4 टॉफी थी, शीतल के पास 8 टॉफी थी। आपने कैसे पढ़ा था रूम, जो 2-2 का पेयर यहाँ पे लग सकता था, ठीक है। यहाँ पे आपने कैसे समझा कि 2-2 का ही पेयर लगा, जब आपने इस तीनों का HCF किया होगा तभी ना। इस तीनों का जब HCF करोगे तो वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। HCF ऑफ दिस नंबर इज 2। कैसे HCF आया बताते, देखो 2 जो है 2 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 इंटू में 2। 4 को कैसे लिखेंगे, 1 इंटू में 2 इंटू में 2। एंड 8 को कैसे लिखेंगे, 1 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है। अब देखो इस तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन यही है, 2 और 1 कॉमन है, यही है ना कॉमन। तो जो कॉमन रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही हमारा HCF कहलाता है। तो ये क्या हो गया, 1 इंटू में 2 यानी कि 2। यानी कि जब हमने 2-2 की इसमें टोकरी लगाई थी बिना कुछ समझे, हमने तो ऐसे समझ लिया कि 2 इसमें 2 लगा देंगे, इसका 2-2 का 2 लगा देंगे, इसका 2-2 का 3 जगह लगा देंगे। लेकिन वो 2-2 का क्यों लगा है, क्योंकि इसका HCF जो था 2 था। वैसे ही इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का नंबर ऑफ टीचर कितना है, 48 है, 80 एंड 144 है, ठीक है। अब पूछ रहे फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर्स सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 48 और 80 और 40 का HCF निकाल लेंगे। तो 48 का HCF कैसे निकालोगे, 2 से करेगा तो 2 2 जा 4 2 4 8, ऐसे ही करना है। जिसको नहीं आता है समझ लो कैसे करेगा, 2 से करेगा तो 2 जा 4 2 4 8, फिर 2 से करेगा तो फिर 2 से करेगा, फिर 2 से करेगा 3 से।
48 का क्या सब आया, 48 का हमारा आया है 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, ये है ना। अब देखो 80 का कैसे करेगा, 80 को वही वैसे ही करना है, 20 इधर 10 इधर 5, तो 80 का कैसे करोगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5। अब इधर क्या है 144 है, इसको भी करो, तो 2 से बन जाए 14, 2 3 जा 6, 2 18, 2 9, 3 3 जा, ठीक है। तो 144 का क्या होगा, 144 का हो गया 2 इंटू में 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 3 इंटू में 3, तो 3 इंटू में 3। अब देखो इसका जब हम HCF करेंगे तो क्या कैसे होगा, यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। यहाँ से भी कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे देखो 80 का जो है, यहाँ पे हम लोग गलती कर दिए ना, 80 का जब LCM करेंगे तो यहाँ पे पहले आएगा 40, फिर आएगा 20, फिर आएगा 10, फिर आएगा 5, ठीक है। तो ये 2 जो है सो 4 बार आएगा, 4 बार, इसके बाद 5। तो यहाँ पे 2 भी यहाँ से क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसका HCF कितना आया है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, मतलब कितना आया है, 16 आया है, राइट। अब 16 HCF आ गया। अब हमें बोल रहा है क्या, जो इसको बांटना है, जो सेम सब्जेक्ट का हो और कितना नंबर ऑफ रूम में बांट सकते हैं। तो जैसे पिछली बार मैंने बांटा था वैसे इसमें भी बांट देंगे। इसका 48 है ना, तो 60 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 16 3 जा 48। इसका 80 है, 80 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 5 जा 80। और इसका 144 है, इसको 60 से डिवाइड कर दो, कितना होता है, आता है टेबल, 16 9 जा, ये होता है 9 3 12 और 5 17। तो कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 17 रूम। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको मैंने इसी का टाइम लेके समझाया कैसे करना है, समझ में आया। क्यों डिवाइड किए ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछली बार देखा है ना, टॉफी जब था तो कैसे हम लोग बांटे थे, जब टॉफी था हमारा 2 4 और 8 का, तो HCF आया था 2, तो हमने इसे भी डिवाइड किया 2 से, इसे भी 2 से, इसे भी 2 से, और ऐसे करके नंबर ऑफ रूम में बांट दिया था। वैसे ही इसमें HCF निकाले, कितना आया 16, अब उसको डिवाइड कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया, इतना रोज। तो समझा ऐसे जाता है, ठीक है, रटने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ता है। समझना कैसे है आपको मैंने बताया काफी एक्सप्लेन करके। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था पिछले 2024 का। इसका आंसर हो जाएगा 17 रूम्स। कैसे होगा समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन क्या पता इस साल भी आ जाए, तो थोड़ा ध्यान से समझना। एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके बुक में, कि जैसे देखो 12 बजे जो है 12 PM में, दोपहर के 12 बजे जो है आपने, मतलब कि मान लो आप हो कोई राम और एक है कोई श्याम, ठीक है। राम और श्याम ने 12 बजे जो है दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, एक साथ। लेकिन राम का ऐसा है कि वो 20 मिनट में रुक जाएगा, हर 20 मिनट में रुकेगा। और श्याम का ऐसा है कि वो हर 30 मिनट में रुकेगा। मतलब राम का ऐसा है कि वो हर 20 मिनट में ब्रेक लेगा फिर दौड़ेगा। श्याम का ऐसा है कि वो हर 30 मिनट दौड़ेगा फिर ब्रेक लेगा। एक सर्कुलर मान के चलो ये मैदान है, यहाँ से राम ने और श्याम ने दौड़ लगाना शुरू किया। राम का ऐसा है कि वो 20 मिनट बाद रुकेगा, श्याम का ऐसा है कि वो 30 मिनट बाद रुकेगा। अब आपसे सवाल ये है कि कितने टाइम बाद जो है, टाइम क्या होगा जब राम और श्याम जो है दोबारा मिलेंगे। तो देखो राम पहले 20 मिनट ब्रेक लेगा, ठीक है, फिर अगेन 20 मिनट में ब्रेक लेगा, फिर अगेन 20 मिनट में ब्रेक लेगा। इसका राम का साइकिल ऐसे चलेगा, इसका साइकिल ऐसे चलेगा, 30 मिनट में ब्रेक लेगा, फिर अगेन 30 मिनट में ब्रेक लेगा। तो देखो ये 20 लेगा, फिर 40 आएगा, फिर 60 आएगा। इसका तब तक क्या होगा, 30 में लेगा फिर 60 में लेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ कब रुके, कब मिलेगा, ये दोनों एक साथ तब मिलेगा जब 30 मिनट, इसका देखो 30 मिनट हो गया,
अब ये यहाँ रुकेगा 1 घंटे में, 1 घंटे में ये रुकेगा, और ये जो है 20 मिनट के बाद 40 मिनट, फिर 40 के बाद 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटे बाद जो है, 1 घंटे बाद राम और श्याम दोनों फिर से मिलेंगे। तो ये तो हुआ समझने वाला, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो 20 का हम लोग जब फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में 2 2 जा 4 इंटू में 5, और 30 का जब हम फैक्टर लेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में 3 3 2 जा 6 5 जा 30, ये आएगा। अब इसको देखो, इसका जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो एलसीएम कितना आता है, 2 तो एक 2 लेंगे, और 2 जगह है तो एक 5 लेंगे, और 2 इंटू में 3, इसको करो तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 दूनी 10, 30 दूना 60, मतलब क्या है 60 मिनट। 60 मिनट बाद जो है सो राम और श्याम का मिलन दोबारा होगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, तो ऐसे सॉल्व कर लेना। पूछेगा ना दोनों का मिलन कब होगा, कुछ नहीं करना है, दोनों के टाइम का जो है सो हमारा क्या कर देना है, एलसीएम कर देना है। तो देखो मैंने आपको दोनों तरह का प्रॉब्लम बता दिया। एलसीएम यूजिंग एलसीएम किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, यूजिंग एचसीएफ किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। वो जो एचसीएफ वाला क्वेश्चन था वो शायद 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो काफी अच्छे से उसको प्रिपेयर करना। अब एक लास्ट टॉपिक आता है आपके इस रियल नंबर में, और वो कंसेप्ट है प्रूविंग का। जो प्रूफ करो √2 इज अ इरेशनल नंबर। जैसे क्वेश्चन ले लो, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे, आपको बोला है ना इसको ऐसे प्रूफ करने, तो आप बोलो मैं नहीं मानता। तो आप क्या मानते हो, इसको सॉल्यूशन में आप क्या मानोगे, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल। क्योंकि आपको तो पता है जो आपको बोलेगा उसको आप उल्टा ही करोगे। तो आपको बोलेगा ये √2 रैशनल प्रूफ करने, तो आप क्या बोलोगे, √2 क्या है, रैशनल है। तो जब √2 रैशनल है तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेयर यहाँ पे लिखना, वेयर a and b आर को प्राइम, a and b आर को प्राइम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था को प्राइम का डेफिनेशन क्या होता है। को प्राइम इज अ नंबर जिसके दोनों के बीच का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। मतलब क्या, √2 को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखोगे तो क्या, इसको फिर ऐसे कर दो √2b, तो क्या हो जाएगा a। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर। कैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या किया, स्क्वायर किया दोनों का। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ टर्म, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, a स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जब a स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल्सो a इज मल्टीपल ऑफ 2। जैसे देखो यहाँ पे a स्क्वायर क्या है, 2 से डिवाइड है ना, यहाँ पे देखो जब a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है तो यानी कि a ऑल्सो डिवाइड बाई 2 होगा। ये समझ में आया। जैसे देखो 4 इंटू में 4 डिवाइड बाई 2 है, तो 4 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये सही है ना, ये समझ में आया। 4 इंटू में 4 जब 2 से डिवाइड होगा तो ये डेफिनेट की बात है कि 4 भी हमारा 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देख लिया, तो यहाँ पे लिखा है यदि a स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। अब देखो जब a इज अ मल्टीपल ऑफ 2 है, जब a इज अ मल्टीपल ऑफ 2 है, हम लोग लिख सकते हैं क्या, a इक्वल टू में 2c। मतलब a जब भी मल्टीपल है 2 का, तो मतलब कोई c इज कोई रैंडम सा नंबर है। ठीक है, तो a इज अ a इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं 2c, वेयर यहाँ लिख सकते हैं c इज एन इंटीजर। जब ये लिखोगे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो a स्क्वायर इक्वल टू में 4c स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं, a स्क्वायर इक्वल टू में 4c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो a स्क्वायर इक्वल टू में क्या था, 2b स्क्वायर था,
हम लोग ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू में 4c स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू में 2c स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर अगेन मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, तो लिख सकते हैं बी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, सही है कि नहीं है। अब बी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, इसको हम लोग क्या मान लिए, सेकंड मान लिए। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट था ए इज मल्टीपल ऑफ 2, अब सेकंड में क्या है, बी इज मल्टीपल ऑफ 2। बट यहाँ पे तो मैंने क्या माना था, ए अपॉन बी इज को प्राइम नंबर, इस दोनों के बीच का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट ये क्या बोल रहा है, b इज मल्टीपल ऑफ 2 और ये बोल रहा है a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, मतलब कि एचसीएफ तो 1 नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख सकते हैं कि इट हैज एट लीस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू में 2, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, कंट्राडिक्ट मतलब होता है खंडन करना, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज रैशनल, इसलिए क्या है, रूट 2 इज इरेशनल। समझ में आया कैसे करना है, एक बार और देखो। लेट अस एज्यूम रूट 2 इज रैशनल, जहां मैं बोल रहा रूट 2 इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैंने माना कि नहीं रूट 2 रैशनल है, तो जब रैशनल है तो उसको ए अपॉन में बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, को प्राइम मतलब दोनों के बीच का एचसीएफ 1 है। अब देखो इसको तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, रूट 2b इक्वल टू में ए, अब दोनों के बीच में स्क्वायर कर दी तो 2b स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर हो गया। क्यों, रूट 2 इंटू में रूट 2 इक्वल टू में क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब 2b स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर हो गया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, तो यहाँ लिख सकते हैं ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, अभी मैंने बताया था कैसे। अब देखो जब a इज मल्टीपल ऑफ 2 तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू में 2c, अब जब a इक्वल टू में 2c लिख सकते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू में 4c स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर की जगह क्या है 2b स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दिया, तो ये हो गया b स्क्वायर इक्वल टू में 2c स्क्वायर। अब देखो मैंने फिर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे b स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी b इज मल्टीपल ऑफ 2, और b इज मल्टीपल ऑफ 2 तो हम लोग b को लिख सकते हैं 2c, तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट हैज एटलीस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज इक्वल टू में 2, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट क्या, दैट रूट 2 इज रैशनल, दैट्स व्हाई रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे एग्जाम में लिख के आना, 2 नंबर में पूछता है, ठीक है, देख लो। लेट्स सी एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में अगर मान लो तो थोड़ा चेंज कर दें, 5 माइनस रूट 2 इज इरेशनल, ये आपको प्रूफ करना हो तो कैसे करोगे, तो वैसे ही करना है जैसे हम लोग करते हैं, प्रोसेस सबका सेम है। लेट अस assume that 5 minus root 2 is rational number, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 minus root 2 इक्वल टू में a अपॉन में b, where a and b are को प्राइम, ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो कैसे फिर क्या होगा, 5b माइनस रूट 2b इक्वल टू में हो जाएगा a, ये समझ में आया कैसे हुआ। और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट 2 को इसे ले आओ तो 5 माइनस ए अपॉन में भी इक्वल टू में रूट 2, ठीक है। अब देखो 5 माइनस ए बी यानी क्या होगा, 5b माइनस ए अपॉन में b इक्वल टू में रूट 2। अब देखो b एंड a और b क्या है, ये हमारा को प्राइम नंबर है, और को प्राइम है मतलब कि इंटीजर भी है, a एंड b आर इंटीजर, जब ये इंटीजर है तो हमारा ये वाला टर्म क्या हो गया, चूंकि यहाँ पे लिखना, चूंकि ऐसे लिखते हैं, चूंकि मतलब सिंस a एंड b आर इंटीजर, इसलिए 5b माइनस a अपॉन में b इज रैशनल नंबर, ठीक है। फिर लिखना बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल, क्योंकि रूट 2 इरेशनल हमको पता है, बट ये हमारा क्या बोल रहा है, रैशनल है, लेकिन ये कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल, इसलिए जो है हमारा 5 माइनस रूट 2 इज ऑल्सो
इरेशनल। ठीक है, देखो 2 नंबर में ये सवाल आएगा तो यहाँ पे लिख क्वेश्चन में शायद मेंशन भी रहेगा √2 इज इरेशनल नंबर। यदि मान के चल नहीं रहा क्वेश्चन में मेंशन तो पहले तुम √2 को जो है सो इरेशनल प्रूफ कर देना जैसे मैंने बताया था, और उसके बाद जो है सो ये कंडीशन लिखना। ठीक है, तो 5 - 2 √2 इज और इरेशनल नंबर। तो आपके यूनिट 1 में जो है सो इतना ही है। और एक कुछ कंसेप्ट है जो आप लोगों को आता ही है, शुरू से ही आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है उस चीज सबको, जैसे कोशेंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। अभी मैंने बताया भी था, जैसे देख लो, जैसे मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला भी होता है, दैट इज डिविडेंड इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। अब एक चीज और देख लो, ये तो फॉर्मूला हो गया, बट रिमाइंडर का एक कंडीशन आता है, रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी, ये जो है ऑलवेज लेस देन, ये हमेशा छोटा ही रहेगा किससे, डिवाइजर से। ठीक है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू में 0, मतलब कि रिमाइंडर जो है सो हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा। ठीक है, और हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। ये कंडीशन हमेशा याद रखना। जैसे मैं पूछूं यदि कोई नंबर 5 से यहाँ पे 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4, ये हमारा रिमाइंडर हो सकता है। ये मैंने इसको आपको इसलिए लास्ट में बताया क्योंकि आपके सिलेबस से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हटा दिया गया है और ये वाला टर्म भी हटा दिया गया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। तो इसी कारण मैं आप लोगों को इतना नहीं बताया, बस इसमें यही था। इसको अभी समरी के रूप में देख लो, तो आपने क्या क्या पढ़ा इसमें, नंबर के बारे में आप लोगों ने जाना क्या होता है नंबर, उसके बाद आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ जाना। ठीक है, फिर आपने कुछ कुछ प्रॉब्लम भी किए इसके ऊपर, फिर उसके बाद आपने प्रूफ वाला मेथड भी किए, प्रूफ दैट ये रैशनल है, इरेशनल है। तो यही कुछ 1.1 एंड 1.2 आप लोग इसके बाद सॉल्व करना अपने एनसीईआरटी बुक से। अगला जो वीडियो मैं लेके आऊँगा वो इसी दोनों का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस दोनों का सॉल्यूशन होगा 1.1 का और 1.2 का। अब बस आपको करना है कि जितना मैंने आज पढ़ाया उसको आप लोगों को अच्छे से नोट्स बना लेना है। नोट्स बना के रखोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले जल्दी जल्दी उसको खोलते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, और यही है कि फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप नोट्स के साथ पढ़ते रहो। और एक चीज़ और, अब देखो जब आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना है तो कुछ बातें हो जाए। जैसे देखो जब आप पढ़ने बैठते हो तो ये नहीं सोचना है कि मेरा इतना सिलेबस बाकी है। आपको बस सोचना है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कितनी खुशी होगी। जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जब आपको मैथ्स में जब आप मैथ्स सेक्शन खोलोगे तो 90+ रहेगा आउट ऑफ 100, तो कितनी खुशी की बात होगी आपके लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी। सो ये सोच के साथ पढ़ना है, ना कि इस सोच के साथ कि मेरा बहुत सिलेबस बाकी है। देखो अक्सर लोग आपको बोलेंगे कि बहुत सिलेबस बाकी है, बहुत मेहनत करो, स्ट्रेस लो ताकि पढ़ पाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्ट्रेस लेके पढ़ना ही नहीं है। रिलैक्स होके, काफ़ी दिन है मौके पास, रिलैक्स होके ये सोचना है, जब पढ़ने से पहले बैठो तो ये सोच लो कि मेरा रिपोर्ट कार्ड ऐसे खुला, मोबाइल में मैंने सर्च किया, रिपोर्ट कार्ड खुला और आपके पास आपका ये नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। द हैप्पीनेस, जिस तरह का हैप्पीनेस आपको होगा वो इमेजिन करो। इमेजिन करोगे तो अपने आप अंदर से वो हार्मोन रिलीज होगा, आपको मोटिवेट करेगा, पढ़ाई की ओर ले जाएगा। ठीक है, और अपना भैया ही समझ, मैं आपको ऐसे छोटा भाई बहन ही समझता हूँ, और ऐसे बड़े भैया की तरह इस चीज़ को समझो, ना कि स्ट्रेस लेके पढ़ो कि बहुत बाकी है सिलेबस, कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं, कुछ नहीं आता है। मैंने तो आपको आज एलसीएम निकालना भी सिखाया, एचसीएफ निकालना भी सिखाया, काफ़ी कुछ बेसिक से बताया।
तो यही सब है कि ऐसे मैं बेसिक से बताऊंगा, सब पूरा कंसेप्ट बताऊंगा और फिर अंत में क्वेश्चन भी कराऊंगा और पीवाईक्यू भी कराऊंगा। अब मैं देखता हूँ कि शायद हो सके तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी खोल दूँ आप लोगों के लिए, उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन आप लोग को भेजूँ दूँ और आगे का प्लान भी देखता हूँ। यदि हो सके तो फिर मैं हर संडे को आप लोगों के साथ मिलूँ वीडियो कॉल पे, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाता इंटरेक्शन की कौन मैं बस वीडियो के सामने में बोल रहा हूँ, आप भी कहीं से सुन रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे को एक जूम क्लास लाऊं। तो यदि आप चाहते हो तो कमेंट में लिखना कैसा आपको लगा, आज का पढ़ाई कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और क्या आप चाहते हो मेरे से, मतलब कि किस तरह से मैं आपको आपकी और हेल्प कर सकूं। तो ये सब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।